Hello friends. So in this video we will be discussing the topic what is the meaning of state? What is the meaning of state under Article 12? So we will be discussing Article 12 of the Constitution. इसके पहले के वीडियोस में we have discussed Article 1, 2, 3, 4 जो कि आपका पार्ट 1 था which was related to union and its territories. उसके बाद we discuss from article 5 to 11 जो कि आपका पार्ट 2 था that dealt with citizenship. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट 3 जो कि आपका आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है. सो पार्ट 3 आपका डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है. सो वी विल बी स्टडीइंग नाउ पार्ट 3. ऑलराइट. तो अब पार्ट 3 जो मैंने आपको बताया कि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, तो इसमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो स्टेट का मीनिंग बता रहा है. अब ये जानना क्यों जरूरी है? देखिए, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स होती है वो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होती है. ठीक है. जनरली सारी फंडामेंटल राइट्स आपकी स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है एक्सेप्ट आर्टिकल 19 एंड 21 जो कि आप नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी इट कैन बी इन्फोर्स्ड. ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपकी वॉयलेट होती है, आपके पास हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का डायरेक्ट राइट है. ठीक है. यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. लेकिन ये फंडामेंटल राइट कौन वॉयलेट करेगा? अगर ये फंडामेंटल राइट आपकी स्टेट वॉयलेट करती है तो आप डायरेक्टली कोर्ट यू कैन मूव. तो इसके पहले स्टेट का मीनिंग क्या है? देन ओनली यू कैन इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट. तो स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी? स्टेट मींस जनरली गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी दैट वी हैव टू स्टडी इन आर्टिकल 12. तो अब आर्टिकल 12 जब आप पढ़ते हैं तो बेसिक समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव मतलब आपका प्रेसिडेंट भी उसमें आ गया. ठीक है. देन स्टेट गवर्नमेंट होगी और स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होगा. ठीक है. देन आपका लोकल अथॉरिटीज लाइक पंचायत, म्युनिसिपालिटीज ये सब भी होंगी. एक और इसमें वर्ड दिया हुआ है अदर अथॉरिटी. अब अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है दैट वी हैव टू सी इन डिटेल. तो इन जनरल अब स्टेट का मतलब इंसान गवर्नमेंट समझता है. तो पहले इंटरप्रिटेशन थोड़ा नैरो था. जो वो सारी बॉडीज जो कि गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस करती हैं उन्हें हम स्टेट कह रहे थे. ठीक है. अब जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पंचायत है, लोकल बॉडी कोई अगर अगर है जो कि गवर्नमेंटल फंक्शन टाइप कर रही है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है. ठीक है. तो उन सबको हम स्टेट के डेफिनेशन में लाते थे. धीरे धीरे केस बाय केस कोर्ट्स ने इसका एम्बिट को बड़ा किया, वाइडर किया. और एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी, अगर कोई भी बॉडी गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी या एजेंसी भी है वो भी स्टेट के अंडर होगी. तो इससे सारे पीएसयूज जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये तो एक्चुअली में कंपनी है. लेकिन ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि स्टेट के अंडर में नहीं आएगी. ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी है. ठीक है. तो इसके अगर ये भी आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट करती है यू कैन डायरेक्टली मूव टू द कोर्ट. ऐसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना. अगर ये आपका फंडामेंटल राइट्स ब्रीच करते हैं यू कैन डायरेक्टली मूव टू कोर्ट फॉर द वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है. इसीलिए हमें स्टेट का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है जो कि हमारा आर्टिकल 12 में दिया है. इसीलिए पार्ट 3 जो है वो स्टार्ट ही होता है आर्टिकल 12 से. पार्ट 3 क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है जो कि स्टार्ट ही हो रहा है आर्टिकल 12 से कि स्टेट का मतलब क्या है. तो अब आप देखिए स्टेट का मतलब क्या है. सो ये द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज इंक्लूसिव एंड प्रोवाइड्स दैट स्टेट्स इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट भी हो जाएगा. तो इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर दोनों है. एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन. देन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. हर स्टेट की गवर्नमेंट भी है, उसका भी एग्जीक्यूटिव है. और लोकल और अदर अथॉरिटीज. तो लोकल अथॉरिटीज का देखिए मीनिंग दिया हुआ है. ठीक है. लोकल अथॉरिटीज का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपालिटीज, पंचायत या कोई भी बॉडी जिसको लॉ ने कुछ पावर्स दिए हैं.
बट अदर अथॉरिटीज का मीनिंग कहीं पर डिफाइंड नहीं है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के थ्रू कोर्ट्स जो है अदर अथॉरिटीज को डिफाइन करने में मैक्सिमम बॉडीज को स्टेट के अंडर में लाना चाहती हैं अगर वो गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंटालिटी या एजेंसी है। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड बॉडीज हैं वो फंडामेंटल राइट्स के दायरे में आए, कि अगर वो कुछ ऐसा एक्शन करते हैं जिससे फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो सिटीजन के पास राइट रहे डायरेक्टली कोर्ट मूव करने का। इसीलिए इसके एम्बिट को केस बाय केस मतलब टाइम के साथ साथ वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया है। तो अब स्टेट में क्या क्या आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, पार्लियामेंट आ गया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स आ गए, स्टेट गवर्नमेंट्स आ गए, उसके एग्जीक्यूटिव आ गए, लोकल अथॉरिटीज आ गई एंड अदर अथॉरिटीज भी आ गई। अदर अथॉरिटीज वो अथॉरिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटालिटी या एजेंसी जैसी हैं। तो इसका भी इंटरप्रिटेशन वी विल बी स्टडिंग कि कैसे ये आगे बना। ऑल राइट। सो अब इसमें आप देख लीजिए द टर्म स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब स्टेट में क्या क्या आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कोई डिपार्टमेंट ऑफ कोई गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट भी हो जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये भी आपका स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। प्रेसिडेंट भी आपका स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट भी हो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो लोकल अथॉरिटीज, लोकल और अदर अथॉरिटी जो दिया था, अदर अथॉरिटीज तो डिफाइन नहीं है, बट लोकल अथॉरिटीज इज गिवन, इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, which means municipal committee, district board, body of commissioners, पंचायत, district boards, पंचायत, mining settlement boards, ठीक है, anybody functioning under the state owned or controlled and managed by the state and carrying out a public function is a local authorities। ठीक है, पंचायत हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, म्युनिसिपल बोर्ड हो गए। ठीक है, बट ये जो टर्म अदर अथॉरिटीज है ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। ये जो टर्म है ना अदर अथॉरिटीज, दिस इज नॉट डिफाइंड एनीवे, दैट इज व्हाई वी नीड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ऑल राइट। अब देखिए इसमें कैसे कैसे केस लॉस बने, क्या क्या पहले इंटरप्रिटेशन दिया। तो देखो सबसे पहले अदर अथॉरिटीज का जो इंटरप्रिटेशन दिया वो थोड़ा नैरोअर था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954 का ये केस है जिसमें दिया गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि कोई भी बॉडी जो कि सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन करती है, सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन मतलब जो ऐसा गवर्नमेंट काम कर रही है वैसा कोई बॉडी काम करती है, तभी वो स्टेट होगी। तो अब देखो जैसे पीएसयू है वो कोई गवर्नमेंटल फंक्शन तो कर नहीं रहे, हो तो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। ठीक है, वो तो अपना बिजनेस का काम कर रहे हैं, वो इसमें स्टेट के अंडर नहीं आएंगे क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस कर रहे हैं सिर्फ वही स्टेट में आएंगे। और इनका बेसिस क्या था, वो जो भी स्टेट का आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दिया जिसमें स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, तो वो प्रिंसिपल ऑफ जस्डेम जेनरिस, ई जस्डेम जेनरिस लगा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लैटिन वर्ड है इजस्डम जेनरिस, इसका मतलब ऑफ द सेम काइंड, जेनरिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, तो अगर लोकल अथॉरिटीज है तो उसी से मिलता जुलता ही अदर अथॉरिटीज का भी मीनिंग होना चाहिए। अगर कोई भी सेक्शन में दो तीन वर्ड है ऑलरेडी गिवन है, तो ये चौथा वर्ड जो कि एम्बिगुअस है उसका मीनिंग इन तीनों वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए। ये है आपका प्रिंसिपल ई जस्डिम जेनरिस। ठीक है, तो इसी के बेसिस में कोर्ट ने कहा कि भाई जो आपका जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर लोकल अथॉरिटीज दिया, फिर और करके अदर अथॉरिटीज दिया, तो अदर अथॉरिटीज को आर्टिकल में जो बाकी बॉडीज हैं उसी के तरीके से इंटरप्रेट करना है। तो उन्होंने अदर अथॉरिटीज को यही बोला कि जो कि गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस कर रहे हैं वही अदर अथॉरिटीज आएंगे और वही स्टेट में इंक्लूड होंगे। तो इन्होंने कहा जैसे भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है या कोई यूनिवर्सिटी स्टेट की डेफिनेशन नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंटेन्ड बाय द स्टेट। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इसको थोड़ा सा वाइडन अप किया गया।
ठीक है, थोड़ा सा फिर कोर्ट ने राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस मोहनलाल में कहा अदर अथॉरिटीज इज वाइड इनफ टू इंक्लूड ऑल अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट ऑन हुम पावर आर कन्फर्ड बाय लॉ। तो इन्होंने कहा वो सारी अथॉरिटीज आएंगी जो कि किसी गवर्नमेंट के स्टैट्यूट से बनी है, कोई एक्ट से बनी है और गवर्नमेंट ने उस एक्ट के तहत उनको कोई पावर दी है, वो सारी अथॉरिटीज भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। तो सबसे पहले क्या था, जो कि सिर्फ गवर्नमेंटल या सॉवरेन फंक्शंस अदा कर रहे हैं, वो स्टेट की डेफिनेशन में आ रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, जो कि आपका पावर जिस भी अथॉरिटी को पावर्स कन्फर्ड बाय लॉ है, कन्फर्ड बाय लॉ है, वो आपके स्टेट की डेफिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद स्टेट की डेफिनेशन को और वाइडन किया गया। ठीक है, अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, तो इस आप देखिए इसमें सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। ठीक है, इसमें आपका जस्टिस मैथ्यू ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाया। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में जस्टिस मैथ्यू preferred a broader test and gave the concept of agency and instrumentality of state कि कोई भी अथॉरिटी या कोई भी बॉडी अगर स्टेट की, गवर्नमेंट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी जैसा काम कर रही है, उन सबको हम स्टेट मानेंगे। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जस्टिस भागवती ने एक्सप्लेन किया। आर डी शेट्टी, ये केस इंपॉर्टेंट है, आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, 1979 का ये केस है। ठीक है, तो वही 1975 के केस को इन्होंने और अच्छे से समराइज किया आर डी शेट्टी में कि भाई ये एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है क्या। ठीक है, एजेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है क्या। ऑल राइट, ये चीज इन्होंने अच्छे से बताया। ठीक है, फिर अजय हासिया में इन्होंने टेस्ट बताया कि कैसे आप करोगे डिसाइड कि कौन सी बॉडीज विल बी ट्रीटेड एज इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में जो 1981 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट दिए। वो टेस्ट क्या क्या है, व्हाट यू हैव टू सी, ये देखो ये सारे टेस्ट कंक्लूसिव नहीं है, ये बस एक इलस्ट्रेटिव है। ठीक है, डिपेंड करेगा स्टेट क्या चीज है ऑन केस बाय केस बेसिस, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से करेगा। ये टेस्ट बस गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करते हैं डिसाइड करने में कि इसको इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंसी माना जाए या नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी अथॉरिटी है जिसको फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट चीफ फंडिंग है, स्टेट ही फंड कर रही है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट का इस्तेमाल हो रहा है फॉर फंडिंग, वो स्टेट की डेफिनेशन में आना चाहिए। मतलब उसको इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट माना जा सकता है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए मानने के लिए, सबसे पहला तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस, गवर्नमेंट इज द चीफ फंडर। फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर फंक्शनल कैरेक्टर बीइंग गवर्नमेंट इन इजेंस। ठीक है, जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंट का है। ठीक है, या क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट का, जैसे कि रेलवेज हो गए, है ना, या तो कोई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया है कॉर्पोरेशन में, तभी उसको स्टेट माना जाएगा। ठीक है, क्या वो कॉर्पोरेशन मोनोपोली स्टेटस इंजॉय करता है, जो कि शायद। All right, so now the fifth point is whether the corporation enjoys monopoly status which is state conferred or not. अगर उस organization को monopoly status मिला है जो कि state नहीं दिया, then also it will be called as state. ठीक है, तो state की definition में ये सारे points include होंगे। सबसे पहला तो financial resources गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं, गवर्नमेंट का क्या डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है। फंक्शनल कैरेक्टर, अगर वो बॉडी गवर्नमेंट के नेचर का दे रही है, अगर वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर किया गया, या वो बॉडी एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रही है विच इज स्टेट कन्फर्ड। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट आपके इलस्ट्रेटिव है, कंक्लूसिव नहीं है। डिपेंड करेगा केस बाय केस बेसिस पे कि क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं, क्या उसको स्टेट कहलाना चाहिए या नहीं कहलाना चाहिए।
तो देखो इसमें सबसे पहला कुछ-कुछ इसमें अब केसेस आए। अ, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में साफ कोर्ट ने कह दिया कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट से या तो रिकॉग्नाइज्ड है या एफिलिएशन है, उनको आप इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट नहीं बोल सकते। ठीक है? अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है जो कि यूजीसी और गवर्नमेंट के बॉडी से एफिलिएटेड है या किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसको आप स्टेट नहीं बोल सकते। ठीक है? कुड नेवर बी कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है? एनसीईआरटी को भी कहा कि इट इज नॉट अ स्टेट। तो प्राइवेट एजुकेशनल नॉट अ स्टेट। ठीक है? एनसीईआरटी को भी कहा नॉट अ स्टेट। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस बॉडी जो कि टीचर ट्रेनिंग और रिसर्च वर्क के लिए काम करती है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है? तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसीलिए इसमें मतलब गवर्नमेंट का बहुत परवेसिव कंट्रोल नहीं है। ठीक है? तो इसको स्टेट नहीं बोला जा सकता। सीएसआईआर को गवर्नमेंट ने स्टेट बोला। ठीक है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है? अब आपको ये है कि वेदर जुडिशरी इज पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट। देखो इसमें आर्टिकल 12 जो है डज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइन जुडिशरी एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ डिसेंटिंग ओपिनियन एग्जिस्ट ऑन द सेम मैटर। ठीक है? क्योंकि जुडिशरी थोड़ा सा अलग चीज है, बट जुडिशरी को क्या आप स्टेट बोल सकते हो? क्या वो गवर्नमेंट का फंक्शन कर रही है? द आंसर इज नो। लेकिन रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में ये सुप्रीम कोर्ट ने रीअन्फर्म किया कि कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करती है। ठीक है? रीअफर्म एंड रूल दैट नो जुडिशियल प्रोसीडिंग कुड बी सेड टू वॉयलेट एनी फंडामेंटल राइट एंड दैट इज अ सेटल्ड पोजीशन of law that superior courts of justice did not fall within the ambit of state or other authorities। लेकिन अगर जुडिशरी लॉ मेकिंग का काम कर रही है, उस सिनेरियो में जुडिशरी कैन बी कॉल्ड एज स्टेट। अगर जुडिशरी जजमेंट देने का काम कर रही है, लॉ को इंटरप्रेट करने का काम कर रही है, देन यू कैन नॉट से दैट इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट। क्योंकि फिर आप अगर कोर्ट ने के जजमेंट के अगेंस्ट ही आप कोर्ट में ही कर रहे हो उसको स्टेट मान के, तो आखिरकार में स्टेट जब फंडामेंटल राइट वॉलेट करती है तो आप उसको इन्फोर्स करने कहां जाओगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को अगेंस्ट में करे तो वो कोई सेंस तो मेक करता नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ मेकिंग का काम किया है, कभी-कभार रेयर केसेस में जजेस भी लॉ बनाते हैं। ठीक है? वो उन इन दैट केस इट कैन बी अंडर इट कैन बी कॉल्ड एज़ स्टेट। ठीक है? अब आप देखिए, ये तो सारे हो गए। अब एक इसमें बहुत फेमस केस है बीसीसीआई को, जो कि आपका क्रिकेट कंट्रोल करता है। बीसीसीआई को स्टेट बोला जाए कि नहीं? ठीक है? तो ये एक लैंडमार्क केस था, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है? तो इसमें कोर्ट ने वही प्रदीप कुमार बिस्वास का गाइडलाइंस लगाया। इसमें सीएसआर को स्टेट माना गया था वैसे। ठीक है? तो इसमें ये बोला गया क्या-क्या इश्यूज क्या-क्या थे कि जो प्रिंसिपल अजय हाशिया केस में ले डाउन किए गए थे, जो मैंने टेस्ट आपको बताए थे आरडी शेट्टी केस का, क्या दे आर नॉट रिजिड सेट ऑफ प्रिंसिपल सो दैट इफ अ बॉडी फॉल्स विद इन एनी ऑफ देम बी कंसिडर्ड टू बी स्टेट विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। तो वो जो 5 पॉइंट थे, अगर उसमें से किसी एक पॉइंट पे ये बॉडी फॉल करती है, तो क्या उसको स्टेट बोला जाएगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो 5 में से 1-2 पॉइंट को फॉलो करती है, बट ओवरऑल कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको स्टेट नहीं मानना चाहिए, तो इट विल नॉट बी अ स्टेट। इसीलिए कहा गया कि वो कोई कॉन्क्लूसिव नहीं है, वो एक सेट ऑफ रिजिड रूल्स नहीं है, जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए थे। ठीक है? So the question in each case will have to be considered on the basis of facts available as to whether in light of cumulative facts body is financially, functionally and administratively dominated by government or not। ये देखना पड़ेगा कि जो भी अथॉरिटी है जिसको आप जाना चाह रहे हो कि ये स्टेट है कि नहीं, क्या वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कि नहीं। सच कंट्रोल मस्ट बी पर्टिकुलर टू द बॉडी इन क्वेश्चन एंड मस्ट बी परवेसिव होना चाहिए। सिर्फ एक रेगुलेटरी कंट्रोल से आप किसी बॉडी को स्टेट नहीं बोल दोगे। तो अब यहां ये डिसाइड करना था कि बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं, तो कोर्ट ने कहा बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। ठीक है? कोर्ट ने क्या कहा? बीसीसीआई इज नॉट अ
स्टेट। ठीक है, उनका रीजनिंग क्या था? सबसे पहला, बीसीसीआई इज नॉट क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। गवर्नमेंट के किसी लॉ से बीसीसीआई नहीं बनी, ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थी जो कि प्राइवेटली वर्क कर रही थी। तो इट इज नॉट मेड बाय अ स्टैट्यूट। नो पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल ऑफ बोर्ड इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल कंट्रोल भी कोई गवर्नमेंट का नहीं है, कोई भी बीसीसीआई का शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास नहीं है। प्रैक्टिकली नो फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। ना ही शेयर कैपिटल में कोई पार्ट है, ना ही गवर्नमेंट कुछ इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। बीसीसीआई अपनी सेल्फ फंडिंग करती है। द बोर्ड डस एंजॉय मोनोपोली स्टेटस। मोनोपोली स्टेटस देखो है उसके पास, क्रिकेट में बीसीसीआई है सिर्फ, लेकिन ये मोनोपोली स्टेटस गवर्नमेंट ने नहीं दिया है इनको, ये विथ टाइम बना है। ठीक है, यहां पे कोई डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक रेगुलेटरी कंट्रोल है कि फॉरेन टेस्ट टीम कब आएंगी कब जाएंगी, बस एक रेगुलेटरी कंट्रोल है। कोई ये बोर्ड इज नॉट क्रिएटेड बाय ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन। कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं किया गया है। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स क्यूमुलेटिवली बताते हैं कि द बोर्ड इज नॉट फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे फैक्ट्स बताते हैं ये तीन चीज प्रूफ नहीं हो रहा है, फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली डोमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, इसीलिए बीसीसीआई को नहीं माना गया कि वो स्टेट है। ठीक है, अब इसमें ये तो जरूर है कि गवर्नमेंट कंट्रोल तो रखती है बीसीसीआई की एक्टिविटीज का, कि जब क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज होता है, इंडियन टीम का ट्रेवल जाती है, फॉरेन टीम्स को परमिशन देना कि वो इंडिया में आ सकती हैं कि नहीं, बट ये सब आपका रेगुलेटरी नेचर में ही आएगा। ठीक है, कोर्ट ने एक बात बोली कि देखो, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया है कि बीसीसीआई को ये काम करना है, या कोई ड्यूटी नहीं दी है। सो गवर्नमेंट हैज नॉट चूजन द बोर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज लाइक सिलेक्शन ऑफ इंडियन टीम। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट ने बॉडी नहीं बनाई और एक प्राइवेट बॉडी वो सारे फंक्शंस कर रही है जो कि लॉ में मना नहीं है, तो आप उसको स्टेट कैसे बोल सकते हो? ये आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑथराइजेशन, इफ अ प्राइवेट बॉडी चूजेस टू डिस्चार्ज एनी फंक्शन विच अमाउंट टू पब्लिक ड्यूटीज। अब यहां पे इंडियन नेशनल टीम खेल रही है ना, तो इसमें या तो गवर्नमेंट को कोई बोर्ड बनाना चाहिए था अपना, बट उन्होंने अगर नहीं बनाया है और एक प्राइवेट बॉडी वो काम कर रही है, तो आप उसको स्टेट की डेफिनेशन में नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने चूज नहीं किया था इसको ये काम करने के लिए, गवर्नमेंट अपना कोई बना लेती। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑथराइजेशन, इफ अ प्राइवेट बॉडी चूजेस टू डिस्चार्ज एनी फंक्शन और ड्यूटीज विच अमाउंट टू पब्लिक ड्यूटीज और स्टेट फंक्शन विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, then it would be incorrect to hold that such action of the body would make it an instrumentality of state। वो instrumentality of state नहीं है। ऑल राइट, तो अदर अथॉरिटीज में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल स्टेट के डेफिनेशन में इतना ही था। आपको वो 5 पॉइंट याद रखने हैं कि फाइनेंशियली गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं, डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है कि नहीं, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट को कन्वर्ट तो नहीं किया गया, कोई मोनोपोली स्टेटस गवर्नमेंट द्वारा तो नहीं दिया गया। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्यों जानना जरूरी है? जैसे कि मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन अगर स्टेट के द्वारा होता है, देन ओनली एन इंडिविजुअल कैन इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इन कोर्ट्स, इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो वो आप किसके अगेंस्ट करोगे? स्टेट के अगेंस्ट करोगे। जनरली सारे फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 एंड 21 है जो कि नॉन स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी इन्फोर्स किया जा सकता है, उनके भी अगेंस्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमें आर्टिकल 12 का मीनिंग जानना बहुत जरूरी था, तभी पार्ट 3 का पहले ही आर्टिकल आपका आर्टिकल 12 के रिगार्डिंग है, विच डिफाइंस दी वर्ड स्टेट। ठीक है, कि स्टेट के अंदर क्या क्या आएंगे। ऑल राइट, सो थैंक यू ऑल।